गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और उसके अलग अलग मॉडल कौन से होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड मॉडल कौन कौन से हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस साइटोप्लाज्म का सबसे बाहर का और महत्वपूर्ण आवरण है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की ओर आउटर एनवायरनमेंट और अंदर की ओर वो साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। और किसी भी साइटोप्लाज्म की जो एक्टिविटी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर डिपेंड करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से कार्य करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग सेगमेंट में आगे खंडों में बंटी रहती है। और दूसरा है ऑर्गेनेल्स कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन का कार्य करती है और एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। और सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेल्स कवरिंग के रूप में एक सेपरेट आइडेंटिटी को, फंक्शनल इंडिविजुअलिटी को और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। यानी कोई भी ऑर्गेनेल्स है उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उसको फंक्शनल इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है और उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किए हुए रखती है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन और ऑर्गेनेल्स कवरिंग का कार्य करती है। दूसरा कैरेक्टर दूसरा फंक्शन है वह है परमेबिलिटी, पारगम्यता। परमेबिलिटी वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और किसी भी सेल में जितना भी सेल के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट या जो भी आदान प्रदान होता है पदार्थों का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और इसके लिए किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक विशेष प्रकार के भौतिक स्वभाव का होना या फिजिकल नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह फिजिकल नेचर है उसकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि वो इम्परमेबल हो सकती है, ये परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी मेम्ब्रेन इम्परमेबल, परमेबल, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल हो सकती है। इम्परमेबल क्या होता है कि ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह रिस करके नहीं जा सकता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो होती है वो कोई भी तरल पदार्थ या गैसियस पदार्थ उसके थ्रू पार नहीं हो सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है इम्परमेबल। एग्जाम्पल के तौर पर क्यूटिकल। दूसरी है परमेबल। परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर तरल पदार्थ यानी लिक्विड पार्टिकल्स वो रिस कर तो आर पार जा सकते हैं, लिक्विड पदार्थ जा सकते हैं, जैसे कि सेल वॉल। तीसरी तरह की है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें जल तो मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ जो डिज़ोल्व मटेरियल होते हैं, जो घुलित पदार्थ होते हैं, वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू पार नहीं हो सकते। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कि इसमें जो है जल तो जो है रिस्क जा सकता है, लेकिन कुछ घुलित पदार्थ जो है यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। चौथा है सेलेक्टिव परमेबल, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें जल और कुछ घुलित पदार्थ जैसे ग्लूकोज और साल्ट वो पार हो सकते हैं। इस सेलेक्टिव परमेबल में ग्लूकोज और साल्ट जो है पार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नेचर वाले दूसरे पदार्थ जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमेबल यानी एक सेलेक्टिव नेचर रखती है। और परमेबल मेम्ब्रेन में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेलेक्टिव परमेबल नेचर की होती है, और ये जो है कुछ जो डिज़ायरेबल जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को जो अपने अंदर एंटर करने देती है। तीसरा करैक्टर है वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, ट्रांसपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, और किसी भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन मुख्यतः जो है किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो मेम्ब्रेन के जो है पोर पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और तीसरा जो है उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसकी साइज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कैसी है, कि वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका में जो है अलग अलग पदार्थों का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। वो कैसे? पहला है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग तरह से जो है काम करती है। पहला है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? सरल विसरण या निष्क्रिय परिवहन से कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन। सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर जो है कोई भी पार्टिकल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वो जो है की ओर नहीं जा करके, बल्कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, जहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ से जो है वो मूव करता है और लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। यानी इसकी जो है ये जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो है अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक एनर्जी जो है यूज़ नहीं होती है। और इस सिंपल डिफ्यूज़न का या पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो सेलुलर एक्टिविटी में कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रहता है। दूसरी तरह का जो है ट्रांसपोर्टेशन है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सुगमित विसरण। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी जो है सिंपल डिफ्यूज़न की तरह ही होता है, यानी इसमें जो है पार्टिकल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही जो है मूव करते हैं, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन फ़र्क इस बात जो है सिंपल डिफ्यूजन से इस बात में है, ये अलग है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस पार्टिकल्स में जो है लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन्स जो है जो कैरियर के रूप में इसके साथ अटैच होते हैं, और ये कैरियर के साथ में जो है मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं।
तीसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ये होता है कि इसमें सेलेक्टिव परमीबल या सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स का इसकी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन होता है, और यह गमन जो है ऑस्मोसिस कहलाता है, यानी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ऑस्मोसिस जो है दो तरह का होता है। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। सबसे पहले बात करते हैं एंडो ऑस्मोसिस, अंतः पराशरण। एंडो ऑस्मोसिस प्रक्रिया, इसके अंदर जो है पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सेल जो है वो टर्जिड हो जाती है, स्फीत हो जाती है, और किसी भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए टर्जिड होना या स्फीत होना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने जो है सारे फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगी। दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब हुआ कि जो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट का जो है सेल के अंदर से बाहर की ओर रिलीज होना, वो कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस, बाहर की ओर मूवमेंट होना। एक्सोऑस्मोसिस के दौरान जो है सेल जो है फ्लैशिड हो जाती है, इस जो है सलत हो जाती है, और अगर ये एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू बना रहे तो अल्टीमेटली जो फाइनली क्या होता है कि वो सेल जो है प्लाज्मोलाइज हो जाती है, उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, और फिर आखिर में सेल जो है नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो ये जो है सेल की प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शन की बात करें, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें क्या होता है कि अणुओं का या पार्टिकल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर इसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और इस तरह के जो मूवमेंट में जो है मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी की आवश्यकता होती है, और इस ट्रांसपोर्ट की तुलना जो हम ऐसे एक मोटर से की जा सकती है जिसके द्वारा जो है ग्राउंड लेवल से या लो लेवल से हाई लेवल की और जो है पानी पहुंचाया जा सकता है, और इसी कारण जो है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, उसको हम जो है अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जो है रूट द्वारा जो है सॉइल से आयंस का जो है एब्जॉर्प्शन, लवणीय अवशोषण जो होता है वो जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। को ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट, इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि शुगर और एमिनो एसिड के एक साथ अगर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है शुगर और एमिनो एसिड का, तो उसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट, यानी दो जो है पार्टिकल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और को ट्रांसपोर्ट या सिम जो है पोर्ट भी जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। उसके बाद बात करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, आशयी परिवहन। इसमें क्या होता है फूड मटेरियल और कुछ अन्य जो है एक्सटर्नल जो है मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वेसिकल्स फॉर्म में होता है। इसमें जो है वेसिकल फॉर्म में पाया जाता है। वेसिकल्स फॉर्म में होता है, और यह ट्रांसपोर्टेशन जो है दो तरह का होता है, एंडो साइटोसिस और एक्सो साइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि अंतर्ग्रहण, अंदर की ओर जो है पदार्थ जो है या वेसिकल्स के रूप में आ रहे हैं, और अंतर्ग्रहित किए जाने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरह का होता है। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। लेविस ने जो है ये वर्ड दिया था पिनोसाइटोसिस। इसके अंदर जो है तरल पदार्थों का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट, जो वेसिकल्स, जो तरल पदार्थ जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और वो जो है आउटर एनवायरनमेंट से जो है सेल के भीतर आते हैं। दूसरा है फैगोसाइटोसिस। यह टर्म जो है मैटचिंकोफ ने दिया था, और इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो वेसिकल्स के रूप में जो है आउटर एनवायरनमेंट से या सेल के बाहर से जो है अंदर की ओर आते हैं, और ये जो है फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो अंदर की ओर पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पार्टिकल्स जो है फिर सेल द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस की। इससे पहले जो है बात की एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के जो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस होते हैं, और अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जो पदार्थ डाइजेस्ट किए गए हैं या जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो आउटर पार्टिकल्स अंदर आए हैं उसका डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन के बाद में जो शेष बचे हुए अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को जो है सेल जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और बाहर की ओर जो है भेज देती है, बाहर निकाल देती है। उस प्रोसेस को कहलाते हैं एक्सोसाइटोसिस या कोशिका वमन। तो इस तरह से जो है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की जो है एक्टिविटी या इसका जो है इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। प्रोटेक्शन ऑफ सेल, कोशिका की सुरक्षा। सेल की जो है, सेल अपन जानते हैं कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेल आउटर एनवायरनमेंट से उसी पदार्थों को अंदर आने देती है जो डिज़ायरेबल है, जो वांछित है। विषैले या घातक पदार्थों से जो है इस सेल को सुरक्षा प्रदान करती है, और ये जो है इन पदार्थों को बाहर की ओर रोक देती है। तो इस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी कोशिका के लिए एक प्रोटेक्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डिवीज़न, विभाजन। अपन जानते हैं कि सेल डिवीज़न के दौरान साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के अंत में जो नए साइटोप्लाज्म होते हैं उसकी सरफेस पर न्यूली साइटोप्लाज्म की सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के बाद ही जो है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस तरह से जो है डिवीज़न में जो है विभाजन में, कोशिका विभाजन में भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है रीजनरेशन। रीजनरेशन और रिपेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा प्रचुर क्षमता होती है, और इसी रीजनरेशन की कैपेसिटी की वजह से कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि कट जाती है, टूट जाती है, तो इस रीजनरेशन की कैपेसिटी के द्वारा उस डैमेज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है रिपेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी एक महत्वपूर्ण जो है फंक्शन है, रीजनरेशन और रिपेयर। नेक्स्ट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है सेल रिकॉग्निशन।
कोशिका अभिज्ञान। ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बाहरी पदार्थों को पहचानने की क्षमता, उसके गुण को जो है सेल रिकॉग्निशन कहते हैं। अपन जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में काम करती है, और इस मॉडल में जो है लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर के बाहर की ओर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की चेन पाई जाती है, और ये चेन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है रहती है, और ये जो है बाहर की ओर बाहरी पदार्थों को पहचानने और उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। इस तरह से जो है ये कोशिका जो है बाहरी पदार्थों को पहचान कर और अपने सेल की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर सीक्रेशन। श्रवण। किसी भी सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसके द्वारा जो नवनिर्मित जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूली पॉलीपेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो राइबोसोम की सरफेस से जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में आते हैं। वहाँ से फिर जो है ट्रांजिशन वेसिकल्स के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में आते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, और वहाँ से ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है कि इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच होते हैं, और अटैच होकर के अंत में जो है साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं और एंजाइम का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीक्रेशन का काम भी करती है। नेक्स्ट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उसके अंदर जो क्रिस्टी होती है वो क्रिस्टी जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, F1 पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का कार्य करते हैं। चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से जो है इसके अंदर इस तरह का फंक्शन किस तरह से हो, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, यानी एटीपी सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम जो है मेटाबॉलिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है कई तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच में एक ऑर्गेनिक कनेक्शन को बनाए रखती है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है कई तरह के जो है जंक्शंस पाए जाते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशंस, माइक्रोविलाई, कई तरह की जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसी स्ट्रक्चर में जो है प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन भी होते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन जो है ये जो है किसी भी दो सेल के बीच में ऑर्गेनिक कनेक्शन को या जैविक संबंधों को बनाए रखती है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कई तरह के कार्य करती है, और इनकी इसी कार्यों की वजह से जो है साइटोप्लाज्म जो है अपना फंक्शनल फॉर्म में या फंक्शनली जो है वो वर्क कर पाता है। थैंक यू।